नमस्कार साथियों, स्काई एजुकेयर के नेतृत्व बैच में आपका पुनः स्वागत है। मिशन URO के अंतर्गत हमारी विशेष सीरीज धारा डिकोड में आज हम कवर करेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण धारा। जैसा कि हमारा नियम है, एक धारा दो सवाल। आज हम पढ़ेंगे धारा 5 नगर पालिका की स्थापना और निगमन। नगर पालिका की स्थापना और निगमन। देखिएगा, नगर पालिका की स्थापना कैसे होती है, उसके क्या क्या बिंदु होते हैं, वो इस धारा में उल्लेखित है। निगमन का मतलब यह है कि ऐसी संस्था जिसको कानूनी रूप से जीवित व्यक्ति का दर्जा मिलता है। हालांकि एक वो व्यक्ति सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन वो संस्था के रूप में एक जीवित व्यक्ति की तरह काम करता है। जैसे टाटा है, अमूल है, ये एक इसमें व्यक्ति नहीं दिखता, मालिक जो है उसका नाम नहीं आता, उसी संस्था का नाम आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी निगमन में इन्हीं संस्थाओं का ही नाम आएगा। देखिए, इसकी उपधारा 1 में लिखा हुआ है संक्रमणकालीन क्षेत्र, यानी ऐसा एरिया जो गांव से शहर की ओर बढ़ रहा है, यानी जिस एरिया की जनसंख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक है, वहां संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड बनेगा। उसके अलावा उपधारा 2 में लघुतर नगरीय क्षेत्र है, यानी जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक है, वह नगर परिषद बनेगी। उपधारा 3 में वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, यानी जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वहां नगर निगम बनेगा। उपधारा 1 में संक्रमणकालीन क्षेत्र के बारे में डिटेल दी गई है कि प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र ग्रामीण से शहरी में बदलता हुआ क्षेत्र जिसमें नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये देखिए, हमने एक ग्रामीण एरिया आपको बताया कि जहां पर कच्चे घर हैं, ठीक है ना, सड़कें कच्ची है, लेकिन यहाँ से अब उसका शहरीकरण में बदलाव आया, यानी वहाँ पक्के मकान बन रहे हैं, बड़े चौराहे बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहा है, बड़े कॉलेजेस वहाँ पर खुल रहे हैं। उसके अलावा बड़ी बड़ी सड़कें जो है डामर की वो बनाई जा रही है, यानी गांव से शहर की ओर तब्दील हो रहा है। यानी जो शहर की आवश्यक जो चीज़ें होती है वो सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर नगर पालिका बोर्ड बनाया जाता है। ये नगर पालिका बोर्ड भी 3 टाइप का होता है: नगर पालिका बोर्ड द्वितीय, नगर पालिका बोर्ड तृतीय और नगर पालिका बोर्ड चतुर्थ। वो जनसंख्या के आधार पर इनको बनाया जाता है। अगला देखिएगा इसमें कि जो प्रत्येक नगर पालिका जो बोर्ड होती है उस स्थान के नाम से जाना जाएगा, यानी उसका नाम क्या होगा। जैसे पुष्कर नगर पालिका, तो नगर पालिका बोर्ड पुष्कर, ठीक है ना। नगर पालिका बोर्ड खाटू श्याम जी, यानी उसका एक नाम होगा। आप कौन से नगर पालिका बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली जिस शहर में वो है वहां पर उसका नाम उसके आगे लग जाएगा। तो देखिए, एक निगमित निकाय, यानी ऐसी संस्था जिसको कानूनी रूप से जीवित व्यक्ति का दर्जा मिलता है। उसके अलावा शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब यह है कि मेयर और पार्षद हर 5 साल बाद में नगर पालिका के चुनाव होते हैं। तो जो पार्षद होता है नगर निगम में, मेयर होता है, नगर परिषद में सभापति होता है, नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष और पार्षद 5 साल में पुराने हो जाएंगे, उनकी जगह नए आएंगे। तो यानी मैं अध्यक्ष हूँ, आज दूसरा अध्यक्ष आया तो मैंने अपना चार्ज दूसरे अध्यक्ष को दे दिया, यानी शाश्वत उत्तराधिकार। यानी मैं रिलीव होते ही दूसरा व्यक्ति उस सीट का चार्ज ले लेगा, यानी ये संस्था कभी भी समाप्त नहीं होती है। इनके ऊपर जो कुर्सियां हैं इनके अंदर, उसमें अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे पार्षदों की जो सीटें हैं उन कुर्सियों पर बैठने वाले आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये संस्थाएं कभी समाप्त नहीं होती है। इनके शाश्वत उत्तराधिकार आते रहते हैं हर 5 साल में। उसके अलावा उनकी एक सामान्य मोहर, सामान्य मोहर का मतलब यह है जब नगर पालिका की मोहर लग जाती है, इसका मतलब उसने हस्ताक्षर कर दिए, उसके साथ वह अपने नाम से वाद और मुकदमा दायर कर सकेगा और उसके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी नगर पालिका की संपत्ति पर मान लीजिए किसी बिल्डर ने मान लीजिए अधिकार कर लिया, किसी भूमाफिया ने वहां पर कोई मान लीजिए उसकी जमीन पर अधिकार कर लिया, तो नगर पालिका उस पर मुकदमा दर्ज करा सकती है। वो मुकदमा उस नगर पालिका के नाम से चलेगा कि नगर पालिका पुष्कर के नाम से वहां पर उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। बाय द वे, जो नगर पालिका है उसने सड़क
जो है शहर के अंदर, वहाँ पर मान लीजिए कोई एक खड्डा है, उसको खुला छोड़ दिया, ठीक है ना, उसकी मरम्मत ठीक से नहीं कराई, और अचानक मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ पर गिर गया, आप वहाँ पर टैक्स लेते हैं और अगर आपने वो काम नहीं किया तो नगर पालिका के ऊपर भी वाद यानी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और उसका जो मुआवजा है वो नगर पालिका से वसूलने के लिए मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करवाया जा सकता। तो एक तरह से जीवित इंसान की तरह काम करती है नगर पालिका, ये उस नाम से जानते हैं और इस प्रकार से उनके पास पावर होती है, इसी से ही इसको नाम से जाना जाएगा। उपधारा 2 जो है वो क्या कहती है कि लघुतर नगरीय क्षेत्र, जो भी आपने शाश्वत उत्तराधिकार के बारे में जाना, ठीक है ना, उसके अलावा वाद यानी मुकदमे के बारे में आपने जाना, ठीक है ना, वो सारी चीजें नगर परिषद पर भी लागू होगी और वृहत्तर निकाय यानी नगर निगम पर भी क्या होगी, लागू होगी। तो देखिए प्रत्येक लघुतर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जाएगी और यहां पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की जो जनसंख्या है वहां पर ये संस्था बनाई जाएगी और इसका नाम रहेगा नगर परिषद। ठीक है, चलिए देखिए ये इस प्रकार से एक मध्यम आकार का एक क्या रहेगा, शहर रहेगा। देखिए प्रत्येक नगर परिषद वो की वही चीजें वापस पांचों, एक निगमित निकाय कॉरपोरेट बॉडी होगी, ठीक है ना, जीवित संस्था, इसका भी एक शाश्वत उत्तराधिकार, हर 5 साल में नए लोग आएंगे और चार्ज लेंगे। सामान्य इसकी भी एक क्या होती है, मोहर, यही सिग्नेचर माने जाएंगे और इस अपने नाम से वाद कर सकती है, इसके ऊपर भी वाद किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से उपधारा 3 जो वृहत्तर जो नगरीय क्षेत्र है यानी यहां पर बनता है नगर निगम, और जो नगर निगम जो होता है वो बड़े शहरों में बनता है, यानी जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से क्या है, अधिक है, वहीं पर नगर निगम बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही एक जीवित संस्था होता है नगर निगम, उसका भी शाश्वत उत्तराधिकार, हर 5 साल में उसकी मेयर की जगह दूसरा नया मेयर आएगा, पार्षद नए आएंगे, उसकी भी एक मोहर होगी और अपने नाम से वो वाद कर सकेगा नगर निगम और वो उस पर भी कोई वाद चलाया जा सकेगा। अब देखिए इसमें एक परंतु नामक एक अलग से ही बात रखी गई है। क्या रखी गई है कि औद्योगिक नगरी यानी कोई ऐसा शहर जहाँ पर जैसे राजस्थान में भिवाड़ी जो अलवर में है वहाँ पर एक उद्योग जगत, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ औद्योगिक नगरी के रूप में बन गई, जहाँ पर बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, भारी वाहन जो है ट्रक वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे एरिए को राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करेगा। तो किसी भी शहर में भले ही वहाँ पर सारा शहरीकरण है लेकिन आम जो शहरीकरण जो होता उससे अलग वहां पर कुछ जो जरूरतें होती है आम नागरिकों की, उनसे अलग जरूरतें वहां के लोगों को होती है। कारण क्योंकि जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वहां पर हर थोड़े दिनों में सड़कें टूट जाती, कारण वहां भारी वाहन आते हैं। बिजली की खपत यानी आम शहर में बिजली कम यूज़ होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है ना। प्रदूषण वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, फैक्ट्रियों का धुआं निकलता है, तो वहाँ प्रदूषण रोकने के उपाय बहुत ज़्यादा अलग से करने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे एरिया को राज्यपाल क्या घोषित कर देता है, औद्योगिक क्षेत्र। अब जब किसी क्षेत्र को राज्यपाल औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर देता है तो वहां पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, न वहां नगर निगम बनेगा, न वहां नगर परिषद बनेगी, न वहां नगर पालिका बोर्ड बनेगा। तो वहां पर क्या बनेगा, औद्योगिक प्रबंधन के लिए अलग ही एक निकाय बनाया जाएगा। तो देखिए क्षेत्र का आकार बड़ा है, फिर वहां पर उसमें उद्योगों की क्या हो गई, स्थापना की जा रही है। तो प्रस्तावित नगर पालिका की जो सेवाएं हैं तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है घोषित कर देता है। करेगा कौन, राज्य का राज्यपाल। तो उस क्षेत्र में इस धारा के अधीन नगर पालिका का गठन नहीं, यानी धारा जो 5 है उसके तहत वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इसी में एक विशेष महत्व वाला क्षेत्र क्या है, यदि किसी
नगरीय क्षेत्र का, जैसे कोई एक शहर है उसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन की दृष्टि से और अन्य कोई विशेष महत्व है, तो देखिए यहाँ पर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो गजट में नोटिफिकेशन जारी करके और उसके लिए अलग से विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको घोषित कर सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जयपुर में जैसे आमेर का किला है, आमेर का जो क्षेत्र है तो वो जयपुर नगर निगम के दायरे में आता है। अब राज्य सरकार चाहती है कि इस एरिया का अलग से ही डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसमें दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। जैसे ये एक कैंची हमने बनाई कि जैसे ये नगर निगम का जैसे ये एरिया है, अब यहाँ पर राज्य सरकार क्या कर देगी कि इतने से एरिया को कट कर देगी कि ये जो एरिया है ये आमेर है और आज से हम आमेर विकास प्राधिकरण का गठन करते हैं। अब इस एरिया का जो डेवलपमेंट होगा ये विकास प्राधिकरण करेगा, यानी नगर निगम का वहां पर क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा। एक तो सरकार के पास ये पावर है। दूसरा, अगर वो एरिया नगर निगम में ही रहेगा उसके भीतर ही वहां पर विकास प्राधिकरण बना दिया जाएगा, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी। अजमेर की जैसे बात करते हैं तो अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पुष्कर का एरिया भी आता है, तो अजमेर शहर में नगर निगम है और पुष्कर में नगर पालिका बोर्ड है। अब पुष्कर पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अजमेर दरगाह जो है उससे पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अब पुष्कर के अंदर जब ऐतिहासिक वहाँ मेले लगते हैं, ठीक है ना, और पर्यटक की दृष्टि सांस्कृतिक कला संस्कृति वहाँ पर दिखाई देती है, उसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर जो अजमेर विकास प्राधिकरण है वहां पर क्या करेगा, सड़कें चौड़ी करने का काम करेगा, ठीक है ना। वहां टूरिज्म प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिससे पर्यटन को और क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो फिर नगर पालिका बोर्ड वहां पर क्या करेगा, साफ सफाई का काम करेगी, ठीक है ना, स्ट्रीट रोड लाइटें लगाएगी। जो नियमित काम है वो तो नगर पालिका बोर्ड करेगी, लेकिन वहां पर उसका टूरिज्म प्रोजेक्ट वहां पर डेवलप करना है तो वहां पर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी विकास प्राधिकरण करेगा। तो कोई एरिया जो नगर पालिका के अंदर भी आता है उसके अंदर ही विकास प्राधिकरण की स्थापना राज्य सरकार कर सकती है। तो उस क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित यानी अलग भी कर सकती है, जैसे आमेर विकास प्राधिकरण कर दिया, और अलग से विकास प्राधिकरण गठित कर सकती है। वो करेगी कौन, राज्य सरकार। इसी में लिखा हुआ है कि नगर पालिका को समाप्त किए बिना उसके साथ साथ विकास प्राधिकरण बनाया जा सकता है, जैसे मैंने अजमेर और पुष्कर का आपको उदाहरण दिया। साथ ही राज्य सरकार राजपत्र में जो सरकार का गजट जो होता है उसमें नोटिफिकेशन जारी करके उसे विकास प्राधिकरण की ऐसी नगर पालिक शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकती है जो उस क्षेत्र के उचित, त्वरित यानी रैपिड और योजनाबद्ध विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी जो नगर पालिका का जो पावर है यानी उसकी जो शक्तियां हैं, उसके जो काम है, उसके कर्तव्य हैं, कुछ काम डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी विकास प्राधिकरण को सौंप सकती है। जैसे सड़कों के चौड़े करने का जो काम है, टूरिज्म प्रोजेक्ट का काम है, वो अब नगर पालिका नहीं करेगी, वो विकास प्राधिकरण करेगी। यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्रत्यायोजित कर दिया जाएगा, यानी उसको दे दिया जाएगा। देखिए आज का हमारे डिकोड में जो पहला सवाल है वह है धारा 5 के अनुसार निगमन जो है का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, नगर पालिका को निगमित निकाय का विधिक दर्जा देना, यानी कानूनी रूप से उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा देना, उसको निगमन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, धारा 5 के अनुसार किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने का अधिकार किसे है। इसका सही उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। EORO का न्यू बैच स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पर चल रहा है, इसके लिए आज ही आप डाउनलोड करें स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।